नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चले दोस्तों आज की कहानी की सफर पर। दोस्तों आज की कहानी जो हमें भेजे उनका नाम है जगदीश। आज जगदीश की ये कहानी तब की है जबकि उनकी उम्र लगभग 25 साल की थी। साल था 2003 का और जगह छत्तीसगढ़। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में जगदीश जी के साथ में ऐसी क्या घटना हुई थी उन्हीं की पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों मेरा नाम जगदीश है। अब मैं एक नौकरी में था और नौकरी मेरी फील्ड की थी। बस भागते ही रहना, इधर से उधर, उस शहर से इस शहर। कई बार हमें अब चिट्ठी पत्री भी ले जानी थी, कई बार पार्टियों से चेक लेके आना होता था। यही मेरा काम था। ये भी नौकरी बड़ी सिफारिश की बात लगी थी। इतनी मेरी योग्यता नहीं थी कि मैं कोई सही ढंग की नौकरी पा लूं, लेकिन ये नौकरी पाके मैं बहुत ही खुश था। एक तो आसपास के शहर में जहां मैं कभी गया नहीं था वहां भी मुझे जाने को मिल रहा था और नाश्ता पानी खर्चा सब कुछ मुझे अब कंपनी दे रही थी। तो ले दे के नौकरी बड़ा मजे की थी। अब मैं तो बहुत खुश था, लेकिन यही था कि इसमें कोई टाइम टेबल का महत्व नहीं था। मुझे कई बार रातों को सफर करना पड़ता था और उस टाइम मैं सोचता था कि मेरी जो नौकरी है ना 24 घंटे की है, ऐसा ही लगता था। लेकिन अगली सुबह जब मैं काम पर निकलता था तब मैं लगता था कि नहीं, मेरा सोचना गलत है। मैं जो नौकरी कर रहा हूँ बहुत ही अच्छी नौकरी है, ये भी एक सिफारिश से मिली हुई है। इस नौकरी को मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, चाहे कैसे हालात क्यों ना हो। आखिरकार मैं उस नौकरी में जमा हुआ था। शहर शहर मुझे जाना होता था, चिट्ठी ले करके, कभी चेक ले आना था। और वैसे एक शहर में छत्तीसगढ़ में था मैं। छत्तीसगढ़ में ही ये घटना मेरे साथ में हुई थी। जब मैं अपना काम निपटा करके चेक वगैरह ले लिया था और मैं अपना थैले में अब रख करके स्टेशन की तरफ भागा। मुझे अपने शहर लौटना था, अपने घर जाना था। मैं बहुत दिनों से फील्ड में था तो मुझे घर की भी याद आ रही थी और कुछ पैसे भी मेरे पास में अब जमा हो चुके थे जो खर्चे से बचे हुए थे। मैं चाहता था कि वो पैसे अपने परिवार को दूं ताकि उनका कुछ काम आगे निकल सके। जब मैं स्टेशन पहुंचता हूं तो पता चलता है कि ट्रेन अभी अभी निकल गई है। बड़ा अफसोस हुआ। और उसके बाद जब खिड़की पर पहुंचता हूं इंक्वायरी में तो पता लगता है कि अब 2.5 से 3 घंटे के बाद दूसरी ट्रेन है और वो भी निश्चित टाइम पर नहीं, लेट चल रही है। तो क्या मालूम कब तक आएगी, इधर तब तक मेरी रात निकल जाएगी। मैं तो सोचता था कि बस मैं ट्रेन में बैठूं और सुबह में अपने 4-5 बजे घर पहुंच जाऊंगा अपने स्टेशन से उतर करके और कुछ देर आराम करके और फिर ऑफिस की तरफ निकल जाऊंगा। मेरा घर का भी काम हो जाएगा और ऑफिस का चलता रहेगा। लेकिन आज तकदीर भाग साथ नहीं दिया। मैं बड़ा अफसोस हो रहा था। मैं अब सोचने लगा कि मैं अब क्या करूं। तभी मुझे ख्याल आया कि अरे बस भी तो चलती होगी। मैं रिक्शा वाले से पूछा तो कहने लगा हाँ बस तो चलती है, लेकिन अब यहाँ की जो आखिरी बस है वो भी निकल गई होगी। टाइम बताया तो काफ़ी हो चुका था। मैं कहने लगा भैया और कोई रास्ता है? तब कहने लगा हाँ बाईपास है, आप बाईपास पे चले जाओ और देखो वहाँ पर बस कोई रोक दे तो उसमें आप चढ़ जाना। बात सही जमी थी। मैं कहने लगा भैया देर किस बात का, मुझे बाईपास तक छोड़ दो। रिक्शा वाला अब तो उसका काम ही था, मुझे बिठा लिया। अब मैं चल पड़ा। लेकिन वो कहने लगा रास्ते में जब बाईपास नज़र आने लगा ना तब कहने लगा कि बाबू थोड़ा संभल कर रहना यहाँ पर। अब देख रहे हो ना सुनसान एरिया है और बहुत कम लोग यहाँ पर मिलेंगे, लेकिन जो मिलेंगे भी ना तो थोड़ा उनसे दूरी बना के रखना। यहाँ का ऐसा ही माहौल है। मैं पूछने लगा क्या यहाँ पर बदमाशियाँ चलती है क्या? तब वो नाम ही सर हिलाया। तब मैं बोला कि अब क्या हो सकता है इसके अलावा? कहने लगा बाबू जो मैं बताया हूँ ना थोड़ा उस पर ध्यान रखना। किसी अनजान व्यक्ति से दोस्ती करने का कोशिश मत करना। मैं आपके भले के लिए कर रहा हूँ और जो मैं कहूँगा ना आप सही में विश्वास नहीं कर पाएंगे। मैं कहने लगा आप एक बार बताओ तब। तब वो कहा कि हाँ रोड पर आत्माएं घूमती रहती है, क्या पता किस वेश में आपसे टकरा जाए, आप पहचान नहीं पाओगे। मैं उसकी बात पर जोर से हंस पड़ा। पुराना ख्यालों का था वो रिक्शा वाला और उम्र भी उसकी हो चुकी थी। मैं कहने लगा कि चाचा जी आप डरो मत,
मैं आज तक किसी आत्मा से मिला नहीं। अब मेरा तो पेशा ही यही है, शहर शहर भटकने का। रात बिरात में ज़्यादातर चलता रहा, लेकिन आज तक कोई आत्मा, भूत, प्रेत ऐसी शक्ति मुझे नहीं मिली है। आप चिंता न करो, मुझे आप बाईपास तक छोड़ दो, इसके बाद आप लौट जाना। रिक्शा वाले ने वही किया। मैं बाईपास पर आ चुका था। हाँ, बसें गुजर रही थी, मैं हाथ दे रहा था, लेकिन कोई बस रोक नहीं रही थी। तेजी से आती थी, तेजी से निकल जाती थी। आधा घंटे के आसपास मुझे उस जगह पर खड़े हुए अब हो गया था। अब वाकई में बहुत सारे साधन निकल चुके थे। मैं तो सोच रहा था कि कोई और भी ट्रक या कोई और साधन मिल जाए जो मुझे लिफ्ट दे सके, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। वहाँ रोकते ही नहीं थे। मैं अब चिंता में पड़ गया कि मैं रिक्शा वाला भी चला गया, नहीं तो मैं स्टेशन लौट जाता। जगह भी ऐसी सुनसान दिख रही थी, जिधर देखो उधर ही खालीपन, सुनापन, कोई था ही नहीं। हाँ, मेन रोड पर जो गाड़ियाँ चल रही थी अब उन्हीं की चहल पहल थी, लेकिन वो भी रुकती कहाँ थी। मैं उस जगह पर आकर के फंस चुका था। ना तो कोई बस रोक रहा था, ना कोई ट्रक रोक रहा था, ना कोई और साधन अब मुझे लिफ्ट देने के लिए तैयार था। इधर रिक्शा वाला भी चला गया था। मैं तो मझदार में फंस गया था। मैं सोचने लगा कि अब क्या करूं। चलो कोशिश करते हैं, अपना हाथ देते रहते हैं, कोई ना कोई बस रोक ही देगा, देखा जाएगा। मैं ज़्यादा अप्रवाह नहीं किया। अब कुछ ही देर हुआ, एक लड़की अब एक थैला लिए हुए अब हमारे पास आकर के खड़ी हो गई। अब कब आई मैं देख ही नहीं पाया। मेरा ध्यान तो बस रोड में था और मैं बस को देख रहा था। कोई बस आए तो मैं उसको हाथ दूं, मैं उसी में फंसा हुआ था। तब तक वो लड़की मेरे बगल में आके खड़ी हो गई। एक छोटा सा थैला लटका रखी थी। देखने में उम्र कोई ज़्यादा विशेष बड़ा नहीं था, 20 या 24-25 साल के आसपास की लग रही थी। हाँ, सुंदर जरूर थी, लेकिन रात के टाइम में अकेली थी। मुझे उस टाइम में कुछ अजीब नहीं लगा। मैं सोचा कि ये आसपास के शहर में लोग रात में ट्रेवल करते होंगे, या फिर कोई अब ऐसी ज़रूरी काम हो, इसलिए वो लड़की जा रही है। अब मैं ऐसा में सोच ही नहीं पाया था। हाँ, मैं तो खुद अब मुसीबत में फंसा हुआ था। मुझे अभी तक कोई ट्रक या बस या कोई अन्य सवारी लिफ्ट नहीं दे रही थी। मैं खुद परेशान था। तभी वो लड़की मेरे पास आकर के बोलने लगी, अब शायद अब जाने के लिए तैयार में है। मैं झुंझला गया था। कहने लगा कि मैडम, और मैं किस लिए खड़ा हूँ यहाँ पर। लड़की कहने लगी, कोई बस नहीं रोक रहा है। मैं कहा कि मैं आधे घंटे से ऊपर से खड़ा हूँ, कहीं कोई बस रोक ही नहीं रहा है। तब कहने लगी, आपको कौन से गांव जाना है। मैं उस लड़की की तरफ देखने लगा, खाम ने खा मैं तेरा मेहमान। अरे मैं उसको क्यों बताऊँ मुझे कहाँ जाना है। क्या मतलब है, तू अपने काम से मतलब रख, मैं अपने काम से मतलब रखूँगा। मैं उसकी तरफ गुस्से में देखने लगा, और तब उसको जैसे गुस्से की परवाह ही नहीं थी, जैसे आदत से लाचार हो। फिर वो कहने लगी, शायद आपको इस गांव जाना होगा। आइडिया से उसने शायद तीर मारा था। आप बिल्कुल तीर निशाने पर लगा था। उसी जगह तो मुझे उतरना था, जाना था। अब मैं कहने लगा कि आप कैसे जानती है कि मुझे उस जगह पर जाना है। और तब कहने लगे, मैं आइडिया लगाई थी। आइडिया शायद मेरा सच निकला। आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। मैं कहने लगा, इस जगह पर और क्या होगा। आधा घंटा से ऊपर हो चुका, अभी कोई सवारी रोक नहीं पा रही है, तो मैं यहाँ पर अब राजी खुशी तो होगा नहीं। मुझे भी चिंता है, अपने घर जाना है। तब कहने लगी, आप रुकिए, मैं कोशिश करती हूँ। शायद आपको लड़का देख करके कोई रोक नहीं रहा है। हाँ, मैं रोकने की कोशिश करूँगी ना, तो शायद बस वाला या ट्रक वाला कोई न कोई रोक देगा। लड़की देख करके सब अब ऐसे ही सोचते हैं। शायद ऐसे ही उनकी इच्छा होगी कि चलो लड़की है और रोक देते हैं। ऐसा कई बार मैंने ऐसा किया है। मैं उसकी ये बात सुन करके मैं मन ही मन हंस पड़ा कि लड़की होने के फ़ायदा उठाती है। कोई ना कोई ड्राइवर बेचारा अब इसके चक्कर में रोक ही देता है। आइए, अब उसमें सवारी का मज़े लेकर के उतर जाती होगी। बेचारा बाद में अफसोस करता होगा कि कुछ भी हाथ नहीं लगा। मैं ऐसे ही सोच रहा था। तब वो कहने लगी, अरे सोचो मत, मैं जा रही हूँ ट्रक रोकने के लिए, बस रोकने के लिए, कोई भी साधन तो मिलेगा। सही में रोड के किनारे आ गई थी। तेजी से सब ट्रक भी गुजर जाता था, लेकिन वो लड़की हाथ हिलाते हुए अब कई बार ट्रक वाले को रोकने की कोशिश किया। ट्रक वालों ने जैसे उस लड़की को देखा तक नहीं। मैं भी उसके बगल में खड़ा था, मैं भी हाथ देने की कोशिश करता था। तब एक बस आया। शायद उस लड़की को देख करके ही मुझे लगा कि बस रोक दिया है।
ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी। लड़की कहने लगी, अब देरी मत करना, चलो जल्दी से बस में सवार होते हैं। और वाकई में मुझे बड़ा सुकून मिला। जब मैं बस में चढ़ता हूँ ना, तो देखता हूँ कि अधिकांश लोग बस में सोए पड़े हुए हैं। पिछली जो सीट थी लंबा वाला, और उसमें तो एक सज्जन पूरा आराम से फैले हुए थे। अब सीट नज़र नहीं आ रही थी। मैं बड़ा तकलीफ में था और कंडक्टर भी ऊँग रहा था। कंडक्टर के बोला कि भाई जब ये सज्जन को उठा दो ताकि हम बैठ सके, हमारे साथ एक लड़की भी है। हाँ, तब वो ऊँगते हुए कहने लगा, अरे छोड़ो ना, उसके बाद वाला सीट देखो खाली है, उस पर बैठ जाओ, वो बेचारा सोया हुआ क्यों उठा रहे हो। वाकई में एक सीट 2 सीट वाली पूरा खाली थी, हमें तो नजर ही नहीं आया, अंधेरा जो था। आखिरकार हम उस सीट पर जा बैठे। खिड़की की तरफ वो लड़की बैठी और उसके बगल में मैं। अब मैं बड़ा आनंद में था। चलो हमारा काम हो गया। इस लड़की की वजह से शायद बस ने रोक दिया, नहीं तो ये बस रुकता भी नहीं। कंडक्टर बोला कि भाई टिकट ले जाओ। मैं गया और उस लड़की को भी टिकट ले लिया। जहाँ तक मैं जा रहा था और वहीं तक टिकट ले लिया। और मैं वापस आया। लड़की कहने लगी कि आपने मेरा टिकट ले लिया। मैंने बोला हाँ, इतना तो कर ही सकता हूँ ना, कोई ज़्यादा विशेष पैसा तो लगा नहीं। तो वो कहने लगी ये आपने अच्छा किया, मेरे पास पैसे भी नहीं थे। अब मैं उसकी बात सुनकर के हैरत में पड़ गया। क्या मतलब, रात में सफ़र पर निकली हो और तुम्हारे पास पैसा नहीं, तो कंडक्टर को क्या दोगी। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने पहले टिकट ले लिया। और तब मैं उससे बातचीत शुरू कर दिया। मुझे थोड़ा संदेह होने लगा, कहीं ये लड़की घर से भाग के तो नहीं आई है। मुझे ऐसा ही लगा। मैं उसके बारे में जानने की कोशिश करने लगा और तब मेरा संदेह बढ़ता चला गया था। लड़की गोल मोल जवाब दे रही थी। अब मैं उससे पूछता रहा कि सच बताओ, बात क्या है, तुम अपने घर से भाग के निकली हो। और तब कह लगी नहीं, मैं भागी नहीं, मैं एक्चुअल में अपने नानी के घर गई थी, अब वहाँ से लौट रही हूँ। अब नानी के पास में पैसे नहीं थे तो मैं कहाँ से लाती। मेरी नानी गरीब है, तो मैं सोचा कि जैसे मैं आई थी वैसी चली जाऊँगी, कोई ना कोई मुझे लिफ्ट देगा। और देखो आखिर तुम मिल ही गए थे। अब उसकी ये बात सुनकर के मैं मन ही मन हंस पड़ा था कि कैसी निडर लड़की है भाई, ऐरो गैरो से लिफ्ट ले लेती है, पैसा मांग लेती है। मैं साहस का अब उस पर दम भरने लगा कि गजब की साहसी लड़की है। एक ढेला इसकी जेब में नहीं और सफ़र करने पर चल पड़ी। मैं मन ही मन उस पर हंस पड़ा था कि गजब की साहसी लड़की है। आखिरकार वो जगह अब आ चुका था। 2:30 रात के बज रहे थे, मुझे अच्छी तरह से याद है। अब मैं उस जगह पर उतर गया। अब वहाँ से मेरा जो गांव था ना, कुछ किलोमीटर की दूरी पर थी, करीब 12-13 किलोमीटर। लेकिन उस बस स्टॉप से अब वहाँ तक कोई साधन नहीं था। लड़की भी उतर गई थी तो मैं उससे पूछने लगा कि तू इतनी रात को जाओगे कहाँ। उसने भी एक गांव का अब नाम बताया था जो मेरे गांव के आसपास में कहीं पर था। और मैं कहने लगे तुम रात में जाओगे कैसे भाई, तुम्हारे पास में पैसे नहीं है ना कुछ, अब ऑटो भी रिक्शा भी करोगे, कुछ भी करोगे तो पैसा तो देना पड़ेगा। लड़के कहने लगे हाँ ये तो बात है, चलो मैं किसी न किसी तरह निकल जाऊंगी। अब उस लड़की पर मुझे थोड़ा दया आने लगी। अब मैं कहने लगा देखो रात का अभी 2:30 बजा, सुबह नहीं हुआ है और अभी रोड पर निकलना खतरे से खाली नहीं है। तब वो कहने लगी क्या मतलब है आपका, क्या कहना चाहती हो। मैं कहना चाहता हूँ कि देखो हम चलते हैं और मेरी नज़र में एक सस्ता सा गेस्ट हाउस है जहाँ मैं अक्सर कभी कभी रुक जाया करता हूँ और वहाँ मेरी जान पहचान भी है। अब चलो रात वहीं गुजारते हैं और फिर सुबह मैं अपने घर और सुबह तुम अपने घर पर, ऐसा कर लेती। अब तो काफ़ी लेट हो चुका है। लड़की कुछ देर तक सोचती रही और कहने लगी कि देखो मैं तुमसे अब एक बात कहूँ। मैं कहने लगा तुम एक नहीं तुम 4 बातें कहो, जो कहना चाहती हो अपने दिल में मत रखो। और तब वो कहने लगी कि तुमसे मुझे डर लग रहा है, कहीं मेरे साथ में कुछ करने का सोच तो नहीं रहे हो। आसपास शब्दों में उसने बोल दिया था। मैं उसकी बात सुनकर के जोर से हंसने लगा और कहने लगा नहीं, मेरी ऐसी कोई भावना नहीं है, मैं ऐसा हूँ ही नहीं, ना ऐसा मैंने अभी तक सोचा हूँ, ये तुम्हारे मन का भ्रम है।
तब वो जोर से हंस पड़ी। कहने लगी मैं तो मजाक कर रही थी। मैं तो तुम्हारे दिल के अंदर झांक लिया था कि तुम सच्चे इंसान हो, मेरे साथ ऐसा कुछ बर्ताव नहीं करोगे। चलो फिर देर किस बात की, चलो उसी जगह पर गेस्ट हाउस में जहां तुम रहती हो। अब मैं उस लड़की को लेकर गेस्ट हाउस में जाता हूँ। गेस्ट हाउस वाला मुझे जानता है। कहता है कि अब कमरा चाहिए ना। मैंने बोला हाँ। कोई सवाल कोई जवाब नहीं। शायद उसको लड़की नज़र नहीं आती है कि वो अब जानबूझकर अनजान बन जाता है। मुझे उस पर उस टाइम बड़ा शक हो रहा था कि कई बार मैं देखता हूँ कि जब मैं रूम लेने जाता था तो कोई ना कोई जोड़ा खड़ा होता था, तो उसके बारे में जिक्र भी करता था, ये आपकी कौन लगेगी, पत्नी है, क्या है, कोई रिश्तेदार है, किस लिए आए हो। लेकिन वो मुझे जान पहचान था, लेकिन इतना जान पहचान का मतलब कि नहीं मेरे पास में खड़ी लड़की को वो देख करके कोई सवाल जवाब ना करे। मुझे लगा कि जानबूझकर इग्नोर कर रहा है। चाबी ले लिया था मैं। मैं अपने कमरे में आ चुका था। मुझे फ्रेश भी होना था, लेकिन वो जो कमरा था ना उसमें बाथरूम का वगैरह का जुगाड़ नहीं था। सस्ता कमरा था और उसका जो बाथरूम था कॉमन था। अब लड़की अब एक पलंग पर, मैं उसको छोड़ के कहने लगा कि मैं थोड़ा फ्रेश होके आ रहा हूँ। मैं फ्रेश होने जाता हूँ और उधर से आता हूँ और तब वो मैनेजर और उस जो भी है संचालक उसका गेस्ट हाउस का मुझे रोकता है। भैया जी कितने बजे जाना है सुबह में। वो जानता था कि मैं सुबह तड़के अब अपने काम पर निकल जाता हूँ या फिर अपने घर पर निकल जाता हूँ। तब मैं कहने लगा कि मुझे करीब 5 बजे के आसपास जगा देना। तो भैया जी कुछ चाय नाश्ता इस टाइम। नहीं, 2:30 बज चुका है, 3 बजने वाला है। अब तो मैं सुबह ही ब्रश करके बिना ऐसे कुछ करता ही नहीं हूँ। अब मुझे लगा कि उस लड़की के बारे में जरूर कुछ पूछेगा। मैं थोड़ा अंदर से घबराया हुआ था कि मैं क्या जवाब दूंगा नहीं दूंगा, लेकिन उसके बारे में उसने कुछ पूछा तक नहीं, जिक्र भी नहीं किया कि आपके साथ में वो जो लड़की है कौन आपकी लगती है। मैं तो यही सोच के घबरा रहा था, लेकिन उसने उसके बारे में एक लफ्ज भी नहीं बोला। तब मुझे चैन की सांस मिली। अगर वो बोलता तो मुझे कुछ न कुछ बहाना बनाना पड़ता कि वो अब कैसे मैं बता सकता कि अनजान लड़की है और मैं उसको लेकर के होटल में ठहरा रहा हूँ। वो भी कुछ अलग दिमाग से सोचता। खैर उसने पूछा नहीं तो मैं थोड़ा निश्चित हो गया था। कमरे में गया तो लड़की आंख मूंदे लेटी हुई थी। तब मैं कहने लगा कि अगर फ्रेश होना है तो चले जाओ, लाश के कोने में है, तुम फ्रेश हो जाओ। तब कहने लगी नहीं मैं फ्रेश हो चुकी हूँ, मुझे अब नहीं जाना है, मुझे सोना है, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो। अब एक सिंगल बेड और उस पर 2 जने कैसे सो सकते हैं, और सो भी सकते हैं तो लड़की साथ में है, लड़की जात है। अब मैं कैसे उसके साथ रात गुजार सकता हूँ। मैं कहने लगा कि ठीक है तुम सो जाओ, लेकिन सोने से पहले ये जो चादर है ना, चादर कम से कम मेरे को दे दो ताकि मैं फर्श बिछा के आराम कर सकूं। वो बोली कि हाँ खींच लो चादर। उठ गई, चादर में खींच लिया और नीचे ही फर्श पर बिछा करके मैं लेट गया। कब मुझे नींद आ गई और मुझे पता भी नहीं चला। जब मेरी आंख खुलती है ना तो मैं अपने आप को उस लड़की के पहलू में पाता हूँ, और वो भी पलंग पर। कब मुझे जमीन से उठा करके अपने बिस्तर पर रख दिया मुझे पता ही नहीं चला। जब सीने पर दबाव पड़ता है, जब लड़की अब भींच रही होती है मुझे, तब मेरी आंख खुलती है। मैं देख करके हैरत में पड़ जाता हूँ। तब वो कहती है शांत रहना, आवाज़ मत करना, चीखना मत, जो हो रहा है होने दो। वाकई में वो पल मैं सोच ही नहीं पाया था कि मेरी जिंदगी में ऐसा पल भी आएगा। मैं अभी शादीशुदा नहीं था, लेकिन इतना जानता था कि हाँ प्रेम व्यवहार होता है, लेकिन गैरों से नहीं, अपनी पत्नी से। लेकिन ये तो गैर थी, मैं इसको अच्छी तरह से जानता नहीं था, ना इससे मेरी कोई शादी होने वाली थी। तो ये जो कर रही थी क्या सही था? मैं इसी बात में उलझन में पड़ा था। अब रात का सुबह का टाइम होने वाला था। अब मैं चीख भी नहीं सकता था। अगर चीखता तो मैनेजर पास में ही था, दौड़ता हुआ आ जाता। उसकी नींद कच्ची थी, मैं जानता था। बस आंखें बंद करके वो सोचता रहता था। मैं एकदम डर गया था। मैं कहने लगी तुम कर क्या रही हो? मैं तो फर्श पर लेटा हुआ था, तुम मुझे कब लेके आए? अब वो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी, बड़ी आंखें बड़ी बड़ी सी हो गई थी। कहने लगी बस तुम शांत रहो,
जो मैं कर रही हूँ और तुम बिल्कुल शांत पड़े रहो। अब वो मुझे चेतावनी दे रही थी। मैं एकदम अब उसका वो रूप देख करके मैं डर गया था कि देखने में कितनी भोली भाली लग रही थी, जैसे इसको दिन दुनिया का कोई खबर ना हो। अब फिर ये अपना रूप ऐसे कैसे अख्तियार कर लिया? ये जो करने जा रही है ये तो गलत है, समाज की नज़र में, मेरी नज़र में भी गलत है। क्या इसको शर्म हया नहीं है? मैं बहुत कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। अचानक लगा कि मेरे सर पर कोई भारी सामान गिरा हो। एक अंधेरे में डूबता हुआ चला गया। मुझे अब कुछ भी याद नहीं था। जब मेरी सुबह में आंख खुलती है, मैनेजर आकर के दरवाजा पीटता है, भैया जी 5 बज गया है, 5 बज गया है। तब मैं हड़बड़ा के उठता हूं तो वही सब ध्यान आता है। मैं अब उसी पलंग पर जिस पर लेटा हुआ हूं, अब ऐसे तैसे कपड़े पहने हुए, अर्धनंग अवस्था में, और वो लड़की कहीं पर नहीं है। ना तो नीचे जमीन पर, ना मेरे पलंग पर, और ना ऐसा कोई छुपने का स्थान था कि वो छुप भी जाए। और दरवाजा अंदर से बंद, ये भी कमाल की बात था। तो लड़की गई कहाँ पर? मैनेजर धड़ाधड़ दरवाजा पीट रहा था, भैया जी 5 बज गया है, 5 बज गया है, आपको जाना है ना? तब मैं आवाज़ लगा, हाँ भाई मैं जाग चुका हूँ, अब मैं कुछ ही देर में आ रहा हूँ। तब वो अब चला गया था। मैं तो कुछ देर तक अब ऐसी हालात में पड़ा रहा। ये क्या था मेरे साथ में? ये कोई भयानक सपना तो नहीं था, लेकिन सपना कैसे हो सकता है? वो लड़की मेरे साथ में बस की सफ़र किया, बस रुकवाने में मेरी मदद की, और मैं यहाँ तक उसको लेके आया। उसके पास में तो कुछ था ही नहीं, पैसे कौड़ी, एक मामूली सी थैला था, और उसके साथ में कुछ भी नहीं था। तो ये आखिर ये लड़की थी कौन, और अचानक इस रूम से कैसे गायब हो गई? कमाल की बात थी। जब मैं तैयार हो गया, कपड़ा पहन लिया, लेकिन मेरी हालत कुछ खराब ही थी। डर का माहौल था, शरीर कांप रहा था। अब मुझसे रहा नहीं गया। कमरे से मैं बाहर निकलता हूँ, काउंटर पर पहुँचता हूँ, और उसी टाइम वो रजिस्टर देता है कि भैया साइन मार दीजिए, बाकी मैं भर चुका हूँ। जब मैं रजिस्टर का पन्ना देखता हूँ तो मेरा नाम लिखा हुआ है, और जबकि लड़की का अता पता भी नहीं है। अब उस जो कॉलम है ना, अब उसमें बस मेरा ही नाम लिखा हुआ है। मैं अब देखता हूँ उस मैनेजर की तरफ, वो मुझे घूर रहा है। क्या बात है भैया, कोई गलत नाम लिख दिया क्या आपका? मैंने बोला नाम तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बात पूछूं आपसे। बोला हाँ भैया पूछिए। मैं बोला कि जब मैं आया था तो मेरे साथ में कोई था। अब वो मेरी तरफ देख रहा था। भैया मैं आपकी मतलब नहीं समझा, क्या कहना चाहते हो? मैं कहा कि जब मैं उस टाइम में आया था तो मैं अकेला था या मेरे साथ में कोई था? कहने लगा नहीं भैया आपके साथ में तो कोई था ही नहीं, आप तो अकेले थे। बात क्या है? अब मैं मतलब थोड़ा समझने लगा था कि लड़की अब इस मैनेजर को दिखी नहीं होगी, तभी तो ये जिक्र नहीं कर पाया था, नहीं तो ये आसानी से मुझे छोड़ने वाला नहीं था। उस लड़की के बारे में जरूर जानकारी लेता मुझे कि आपके रिश्ते में क्या लगती है, ये क्यों लेके आए हो, तरह तरह के सवाल पूछता था। मैं कई बार अब पास में देखा था जो कपल खड़े होते थे, अब खास करके कपल से सवाल पूछता ही था। मैं हैरान में था कि ये मेरा कोई भयानक सपना था क्या? नहीं, ऐसा सपना नहीं हो सकता। मैनेजर कहने लगा भैया आप कुछ परेशानी में दिख रहे हो, बात क्या है? आप मुझसे कुछ बातें अपनी शेयर करो, तब मैं कुछ अब बता भी सकता हूँ। मैं कहा कि भाई मैं आपसे क्या बताऊँ, आप विश्वास नहीं कर पाओगे। तब वो कहने लगा अरे बताओ तो सही भैया, बात क्या हुई आपके साथ में? आप तो हमारे पुराने ग्राहक हो, अब इतना तो सहायता मैं आपकी कर ही सकता हूँ। मैं कहा कि भैया मैं अकेले नहीं आया था, पूरी कहानी बताता चला गया। और उसकी आंखें हैरत से फटी हुई नजर आ रही थी, डरा हुआ दिख रहा था। जब मैं आखिरी बात पूरा किया कि देखो जब तुमने दरवाजा खटखटाया ना, तब मेरी आंख खुली थी, और उस लड़की ने मेरे साथ में ऐसा सब कुछ किया था। अब वो बिल्कुल डरा हुआ दिख रहा था। क्यों भैया मुझसे मजाक कर रहे हो, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? भैया मैं डर चुका हूँ, अब थोड़ा ये कहानी बंद करो। अभी भी यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर मैं डर जरूर देख रहा था। अब तो सुबह हो चुकी थी, लेकिन मेरी कहानी सुनकर के हिल चुका था। कहले भैया ये मजाक है ना, सीरियस तो नहीं होना?
तब मैं कहने लगा भैया मैं आपसे कभी मजाक किया, आप तो इतने दिनों से मुझे जानते हो। तब कहने लगा नहीं भैया मैं आपको जानता हूँ अच्छी तरह से, आप किसी से फालतू बात नहीं करते हो, लेकिन आज की जो बात कह रहे हो ना मुझे हजम नहीं हो रहा। भला वो लड़की मेरे काउंटर पर खड़ी हो और मुझे नज़र ना आए और मेरे रास्ते से गुजर जाए और मैं देख नहीं पाऊँ, ऐसा आज तक मेरे साथ में नहीं हुआ है। तब मैं कहने लगा यही तो बात है भैया, इसी बात को तो मुझे अब डर हो रहा है, इसी बात के लिए मैं चिंता कर रहा हूँ कि आखिर वो लड़की थी तो कौन थी। अब वो भी मुझे अब कुछ विशेष बता नहीं पाया, वो तो अगला खुद डर गया था। अब मैं भी काफ़ी दिनों तक डरा रहा था। मुझे लगा कि मैं जरूर, जैसे रिक्शा वाला ने बताया था ना कि कोई आत्मा थी और वो लड़की का रूप लेकर के, या हो सकता है कि उसी रूप में लड़की हो, आत्मा बन चुकी हो, अब मेरे पीछे लग गई थी और वो जो हासिल करना था और वो हासिल कर चुकी थी और इसके बाद मेरे कमरे से गायब हो चुकी थी अपना मतलब निकाल करके। मैं काफ़ी दिनों तक डरा रहा, रात के टाइम जाने से डरता था अकेले में, लेकिन मैं अब देखने लगा था, परखने लगा था कि अब ऐसी मेरे साथ में कोई घटना नहीं हुई। अब मैं इस बात को अपने घर में जिक्र तक नहीं किया। मैं डरता था बदनामी की वजह से, ताकि ये घटना को सुनेंगे मेरे घर के लोग तो बाद में मुझ पर हंसेंगे, ताना मारेंगे। अब मैं ऐसा कुछ चाहता भी नहीं था। जब मेरी शादी हो गई थी ना, तब ये किस्सा मैं अपनी पत्नी से शेयर किया था। वो भी जैसे उसको होटल वाले ने जैसे समझा था कि मैं मजाक कर रहा हूँ, और वो भी मजाक के रूप में ले गई। कहने लगी मुझे जला रहे हो, मैं जलने वाले में से नहीं हूँ, मैं जानती हूँ ये बात पूरी की पूरी झूठी है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, साइंस का ज़माना है और आप भी इतना पढ़े लिखे तो हो ही, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, तो आज तक साइंस कभी नहीं कहता है कि आत्मा होती है। ये बात आपकी मजाक है तो सही है, अगर आप सीरियस अगर हो तो आप कतई झूठ बोल रहे हो, ऐसा संभव ही नहीं है। हाँ मैं भी अब क्या बोलूँ, मैं चुपचाप रह गया था कि चलो ना समझ में आए वही मेरे लिए सही है। हाँ उसके बाद में रात में मैं अब अकेले कहीं नहीं जाता था, चाहे स्टेशन हो या स्टेशन पर रुक जाता था, या बस अड्डा हो बस अड्डे पर रुक जाता था। रात की सफ़र मैं अकेले कभी नहीं करता था। हाँ खास करके अनजान जगह पर जहाँ मुझे नहीं होना चाहिए मैं कभी नहीं जाता था, जब तक मेरे साथ में कोई ना कोई हो जिसको मैं जानता हूँ। तो दोस्तों ये थी जगदीश जी की भेजी हुई कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर हम कल मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। और दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या फिर मेल आईडी पर आप मुझे शेयर कर सकते हो। तो नमस्कार दोस्तों।